साउथ अफ्रीका एपार्थिड सिस्टम। अगर बात करें साउथ अफ्रीका की, तो वहाँ पे जो एपार्थिड का सिस्टम था, जहाँ पे स्किन के कलर के आधार पे इंसान और इंसान के बीच में डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। 15वीं सेंचुरी के अंत में वॉयेज ऑफ डिस्कवरी, अलग अलग इलाकों को, टेरिटरी को खोजने का जो सफ़र शुरू हुआ, इसकी वजह से एशिया, अमेरिका और कोस्टल अफ्रीका में नए इलाकों को खोजे गए, जो कि जल्द ही कॉलोनियल कंट्रोल के अंडर आ गया। अगर बात करें अफ्रीका में, तो सबसे पहले जो कॉलोनाइजेशन था वो कोस्टल अफ्रीका तक सीमित था, यानी अफ्रीका के वो इलाके जो कि समुद्री तटीय इलाकों के पास में स्थित था। वहाँ पे सबसे पहले अलग अलग कॉलोनियल पावर्स ने अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करी। अफ्रीका के इंटीरियर को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था, क्योंकि वहाँ के ज्योग्राफी के बारे में, लैंडस्केप के बारे में, लोगों के बारे में, उनकी भाषा के बारे में और कल्चर के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। अगर बात की जाए केप ऑफ गुड होप की, जो कि अफ्रीका का साउदर्न मोस्ट टिप था, उसकी खोज के साथ जो साउथ अफ्रीका था सबसे पहले डच के कंट्रोल में आया। डच कहाँ से आए थे? डच होलैंड, जिसे नीदरलैंड के भी नाम से जाना जाता है, वहाँ से आए थे। तो सबसे पहले जो साउथ अफ्रीका है वो डच के कंट्रोल के अंडर आया। अगर बात की जाए डच ट्रेडिंग कंपनी की, तो 1652 में उन्होंने केप कॉलोनी का पता लगाया और इस कॉलोनी को बसाना शुरू कर दिया। साउथ अफ्रीका में कई डच सेटलर वहाँ पे बसने लगे और उन्हें बोयर के नाम से जाना जाता है। डच सेटलर के द्वारा अफ्रीकन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। ये अफ्रीकान लैंग्वेज को बोलते हैं, जिसमें बोयर का मतलब होता है किसान, फार्मर। लेकिन रियलिटी क्या थी कि ये जो डच सेटलर थे वो एक कॉलोनाइजर के रूप में आए और साउथ अफ्रीका में बस गए। अगर बात करें तो डच के बाद साउथ अफ्रीका में ब्रिटेन ने जगह ले ली। हम जानते हैं कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। 1750s में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ब्रिटिश एक डोमिनेंट पावर के रूप में उभरे और जल्द ही एशिया और अफ्रीका में दूसरे कॉलोनियल पावर्स जैसे कि स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड, डच, फ्रांस, उसके जो भी कॉलोनीज थे, जो भी टेरिटरी पे ये लोग कब्जा कर बैठे थे, उस पे ब्रिटेन ने कब्जा करना शुरू कर दिया। अगर बात करें ब्रिटिश की, तो 1795 में उन्होंने डच से केप कॉलोनी पे कब्जा किया और धीरे धीरे वो केप कॉलोनी के डच सेटलर्स के इंटरनल अफेयर्स में उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ में इंटरफेयर करने लगे। ये बात वहाँ के डच सेटलर को पसंद नहीं आई। वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। ब्रिटिश रूल के खिलाफ डच सेटलर की शिकायत आखिरकार क्या थी? डच ब्रिटिश रूल से कंफर्टेबल नहीं थे, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। उनके ऊपर जो ब्रिटिश कल्चर को थोपा किया, वो इसका विरोध कर रहे थे। इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि डच का नेटिव लैंग्वेज नहीं है, उसे वहाँ के स्कूल में कंपलसरी कर दिया गया। डच को अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब चाहिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन करना है, व्यापार करना है, तो इसके लिए उन्हें इंग्लिश सीखना होगा, उन्हें स्कूल में यही पढ़ना होगा। लेकिन डच सेटलर इसका विरोध कर रहे थे। 1833 में केप कॉलोनी में स्लेवरी को, गुलामी को ख़त्म कर दिया गया और डच इससे भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, गुस्सा थे, क्योंकि डच नेटिव ब्लैक अमेरिकन के सस्ते स्लेव लेबर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर थे। डच अपने फार्म्स में, अपने खेतों में, प्लांटेशन में नेटिव ब्लैक अफ्रीकन से काम करवाते थे, उनसे गुलामी करवाते थे और प्रोडक्शन करते थे। लेकिन जब स्लेवरी को ही बंद कर दिया गया तो डच इसके सख्त खिलाफ थे। अब ब्रिटिश के कब्जा कर लेने की वजह से जो डच सेटलर्स थे वो धीरे धीरे केप कॉलोनी से बाहर किसी दूसरे जगह शिफ्ट करने लगे। 1835 तक वो केप कॉलोनी से शिफ्ट कर ट्रांसवाल, ऑरेंज
फ्री स्टेट और नेटल जैसे प्रोविंस में जाकर बसने लगे। लेकिन अंग्रेज जो कि काफ़ी लालची थे, वो और ज़्यादा टेरिटरी और ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा करना चाहते थे, अपने कॉलोनियल एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहते थे। तो 1843 में ब्रिटिश ने नेटल पे भी कब्जा कर लिया। सबसे पहले क्या था, जो डच सेटलर्स थे वो इस केप कॉलोनी के प्रोविंस में आकर बसे। लेकिन जब ब्रिटिश यहाँ पे आ गए और यहाँ इस रीजन पे कब्जा कर लिया, तो वो धीरे धीरे कर ऑरेंज फ्री स्टेट, ट्रांसवाल और नेटल प्रोविंस में जाकर बस गए। लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर खुद को एक्सपेंड करना चाहती थी और इसी वजह से ब्रिटिश ने नेटल पे 1843 में कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से डच और ब्रिटिश के बीच में एक तरीके का कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और इसी की वजह से दो बोयर वार हुई। फर्स्ट बोयर वार 1877 से 84 के बीच में हुआ। हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि जो डच सेटलर जो थे उन्हें बोयर कहा जाता था। डच सेटलर्स ने वायलेंट तरीके से विद्रोह किया जब अंग्रेज ने 1877 में ट्रांसवाल को अपना कॉलोनी डिक्लेयर कर दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि अंग्रेज ऐसे किसी विद्रोह के लिए तैयार नहीं थे और उन्हें मजबूरन 84 के पीस ट्रीटी के तहत ट्रांसवाल को एक फ्री स्टेट घोषित करना पड़ा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो ब्रिटिश थी वो पूरी तरीके से तैयार नहीं थी और इसकी वजह से ट्रांसवाल को उन्हें एक फ्री स्टेट डिक्लेयर करना पड़ा। फर्स्ट बोयर वार के बाद दो बोयर रिपब्लिक थी, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट, जहाँ पे डच सेटलर की पॉपुलेशन थी। हालांकि इन इलाकों में जो नेटिव आबादी थी वो थी ब्लैक अफ्रीकन की। वहीं केप कॉलोनी और जो नेटल प्रोविंस था वो ब्रिटिश के कब्जे में था। तो ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट डच के कंट्रोल में था, वहीं केप कॉलोनी और नेटल प्रोविंस ब्रिटिश के कंट्रोल में था। अब बात करें सेकेंड बोयर वार की, तो वो 1899 से 1902 के बीच में लड़ी गई। अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा लालची थे, वो ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल को भी अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे। 1899 तक डच को डर था कि जल्द ही ब्रिटिश उन पे हमला कर सकता है। इसी वजह से डच ने इस अटैक को पहले से ही भाप लिया और उन्होंने केप कॉलोनी और नेटल पे हमला कर दिया। तो अंग्रेज से डच समझदार निकले, उनको मालूम था कि ये अंग्रेज कहीं हमारे प्रोविंस ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल पे भी हमला न कर दें। तो इसकी वजह से उन्होंने उन पे ही पहले हमला कर दिया। ये युद्ध 3 सालों के लिए चला और इसमें गुरिल्ला वारफेयर के टैक्टिक भी अपनाए गए। लेकिन बोयर की बात करें, डच सेटलर की बात करें, तो वो ब्रिटिश आर्मी की ताकत, आर्म्स, एम्यूनिशन और लीडरशिप के सामने कुछ भी नहीं थे। 1902 तक अंग्रेज की जीत हुई और इस तरीके से ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल पे अंग्रेज का कंट्रोल हो गया। बोयर ने उनके ऊपर जो ब्रिटिश सॉवरेनिटी था, ब्रिटिश कंट्रोल था, उसे स्वीकार कर लिया और इसके बदले में ब्रिटिश ने जो बोयर डिस्प्लेस हुए थे उनको रिहेबिलिटेट करने का वादा किया और कुछ समय में उन्हें लिमिटेड ऑटोनॉमी, सीमित आज़ादी देने का भी वादा किया। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका का जो सॉदर्न टिप था वहाँ पे ब्रिटिश 1902 तक जीत चुके थे। यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका का बनना 1910 में यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका को बनाया गया। नेटल, ट्रांसवाल, केप कॉलोनी और ऑरेंज फ्री स्टेट को एक साथ मिलाकर अब यहाँ पे ये जो यूनाइटेड साउथ अफ्रीका को बनाया गया, इसमें कई तरीके के लोग थे। यहाँ के नेटिव ब्लैक अफ्रीकन, कलर्ड, मिक्स्ड रेस, यूरोपियन सेटलर, डच, ब्रिटिश, एशियन, कई लोग थे। इंडिया से, एशिया से कई लोगों को साउथ अफ्रीका में इंडेंजर्ड लेबर के रूप में लाया गया था, जो कि वहीं पे जाकर फिर बस गए। अगर बात की जाए इंडेंजर्ड लेबर की, तो आखिरकार ये होता क्या है? तो ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है जहाँ पे
इंडिविजुअल को कहा जाता है कि आप एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, आमतौर पे 3 से 7 सालों के लिए मेरे लिए काम करोगे। लेकिन ये जो इंडेंजर्ड लेबर का जो सिस्टम था वो काफ़ी क्रूअल था, काफ़ी क्रूर और इनह्यूमन था। स्लेवरी के साथ काफ़ी मिलता-जुलता है। इसमें काफ़ी शोषण होता था, वर्किंग कंडीशन काफ़ी पुअर था और इसी वजह से इसे स्लेवरी के साथ मैच कर भी देखा जाता है। अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक अफ्रीकन थे उन्हें बंटूस के नाम से भी जाना जाता था। तो साउथ अफ्रीका के डेमोग्राफिक प्रोफाइल को देखें 1910 के समय को ध्यान में रखते हुए, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे ब्लैक की आबादी 70% थी। यूरोपियन सेटलर की आबादी, डच सेटलर की आबादी 18% थी। मिक्स्ड रेस 99% था। इस एशियन 3% थे। वो एशियन जो कि इंडेंजर्ड लेबर के रूप में वहाँ लाए गए थे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। 1948 से पहले ब्लैक का कंडीशन क्या था? साउथ अफ्रीका के कोलोनाइजेशन के दौरान यूरोपियन सेटलर्स, खास तौर से जो डच थे, वो एक बड़ी माइनॉरिटी को बना चुके थे। जल्द ही वो वहाँ के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सांस्कृतिक जीवन को डोमिनेट करना शुरू कर दिया और माइनॉरिटी एलिट बन गए। काफ़ी ज़्यादा ज़मीन पे जाकर कब्जा कर लिया और उन्होंने वहाँ की जो नेटिव पॉपुलेशन थी उसको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तरीके से अधीन में करना शुरू कर दिया और कुछ इस तरीके से जो नेटिव ब्लैक अफ्रीकन थे उनका सोशल, कल्चरल और साइकोलॉजिकल डिप्रीवेशन शुरू हो गया। डच सेटलर्स ब्लैक नेटिव को गुलाम के रूप में ट्रीट करते थे और उन्हें अपने प्लांटेशन में, अपने फार्म में मजदूर के रूप में इस्तेमाल करते थे। ब्लैक के पास ज़मीन नहीं थी और डच सेटलर ने एक काफ़ी साजिश रची कि ब्लैक के एजुकेशन पे काफ़ी कम पैसा खर्च किया जाए। ख़ास तौर से जो हायर एजुकेशन था उस पे तो मानो केवल वाइट डच सेटलर का ही अधिकार हो गया। ये वाइट की मोनोपोली हो गई। ब्लैक एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते थे। इंडेंजर्ड लेबर की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा दयनीय थी, कोई ख़ास बेहतर नहीं थी। इंडिया और दूसरे इलाकों से जो मज़दूर को साउथ अफ्रीका प्लांटेशन में काम करने के लिए लाया गया था, उनका वर्किंग कंडीशन काफ़ी ख़राब था। पॉलिटिकली अगर बात की जाए तो ब्लैक के पास वोट देने का अधिकार नहीं था। गवर्नेंस में किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट करने से उन्हें वंचित रखा जाता था। ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट में केवल वाइट मेन को ही वोट देने का अधिकार था। नेटल और केप कॉलोनी में नॉन वाइट वोट दे सकते थे, यानी जो ब्लैक, मिक्स्ड और एशियन थे वो वोट दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन थी कि वोटर को एक थ्रेशहोल्ड प्रॉपर्टी और लिटरेसी क्वालिफिकेशन को पूरा करना पड़ता था, यानी उनके पास इतना प्रॉपर्टी होना ही चाहिए, वो इतने पढ़े लिखे होने ही चाहिए। अगर उससे कम है तो वो वोट नहीं दे सकते। अब हमें मालूम है कि डच सेटलर्स ने ब्लैक अफ्रीकन और वहाँ के आम लोगों के हायर एजुकेशन पे कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। तो आम लोग अनपढ़ थे, इलिटरेट थे और इसी वजह से हकीकत में किसी के पास वोटिंग राइट नहीं था। लेजिस्लेचर में ब्लैक का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं था। उन्हें इनडायरेक्टली पार्लियामेंट में कुछ वाइट मेंबर रिप्रेजेंट किया करते थे। अक्सर सरकार की पॉलिसी में ब्लैक अफ्रीकन के हित को, उनकी मांगों को नज़रअंदाज कर दिया जाता। ब्लैक अफ्रीकन के लिए किसी भी तरीके का वेलफेयर मेजर नहीं लिया जाता। कल्चरली मास्टर और स्लेव रेस की थ्योरी को दिया गया कि डच सेटलर मालिक हैं और यहाँ के ब्लैक अफ्रीकन गुलाम हैं। ब्लैक ट्राइबल कल्चर को इन्फीरियर रूप में दिखाया गया। ब्लैक अफ्रीकन को लोअर रेस के रूप में दिखाया गया और ये कहा गया कि इनका किस्मत में ही लिखा है कि ये वाइट के नौकर बने और वाइट जो कि मास्टर रेस के लोग हैं। डच ने चर्च में कुछ रिफॉर्म और सुधार लाने की कोशिश करी। ये दुनिया में जो दूसरे चर्च थे उसके बिल्कुल ही विपरीत था, जो कि रेशियल इक्वलिटी में विश्वास रखता था।
यहाँ पे चर्च ने इस बात को सपोर्ट किया कि वाइट मास्टर रेस है, और उन्होंने बाइबल को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया इस चीज़ को साबित करने के लिए कि डच वाइट जो हैं वो मास्टर रेस हैं, वो मालिक हैं, और ये जो ब्लैक अफ्रीकन हैं वो गुलाम हैं। तो रिलीजन का भी इस्तेमाल किया गया अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए और अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए। ब्लैक ऐसे इलाकों में रहा करते थे जो केवल उन्हीं के लिए रिजर्व होता था, और ये वाइट रेसिडेंशियल इलाकों से दूर होता था। इस पॉलिसी को इसलिए अपनाया गया ताकि वाइट को कॉन्टामिनेट करने से बचाया जा सके, ब्लैक पॉल्यूशन से, क्योंकि वाइट ब्लैक को अनहाइजीनिक मानते थे, गंदा मानते थे। ब्लैक को जो उनको रिजर्व दिया गया उस वहाँ से बाहर ज़मीन को वो खरीद नहीं सकते, और इसकी वजह से ब्लैक जिन इलाकों में रहते थे वहाँ पे घेटो लिविंग की कंडीशन पैदा हो गई, जहाँ पे आम लोग जो ब्लैक अफ्रीकन्स थे वो काफ़ी कंजेस्टेड स्पेस में ज़िंदगी को जीने को मजबूर हो गए, क्योंकि 70% आबादी साउथ अफ्रीका की केवल 7% एरिया पे रह रही थी, और बाकी एरिया पे वाइट का कंट्रोल था। बिना किसी सुख सुविधा के, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं, साफ सफाई नहीं, क्राउडिंग की समस्या, इन प्रॉब्लम्स की वजह से ब्लैक का सोशल इंडिकेटर में परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर था। हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, साफ सफाई, इसमें ब्लैक की हालत काफ़ी ख़राब थी। वाइट की जो गवर्नमेंट थी वो ब्लैक के मूवमेंट को, आवाजाही को, एक जगह से दूसरे जगह जो ब्लैक मूव करते हैं उसको भी कंट्रोल किया करते थे पास लॉ के सिस्टम के माध्यम से। जैसे कि एक अफ्रीकन ब्लैक अपने खेत को, जो भी मालिक का खेत जिस पे वो काम करता है, उसे छोड़ नहीं सकता एम्प्लॉयर से पास लिए बिना, और ना ही वो एक ऐसे शहर में, एक ऐसे टाउन में रह सकता है जहाँ वो काम नहीं करता। जहाँ वो काम करता है केवल वहीं वो रह सकता है, जहाँ काम नहीं करता वहाँ वो नहीं रह सकता। ब्लैक वर्कर के पास कोई अधिकार नहीं था, काफ़ी सीमित राइट थे, उनका स्टेटस एक गुलाम के जैसा था। 1911 का एक लॉ ब्लैक वर्कर्स को काम पे हड़ताल करने से भी मना करता है, यानी राइट टू स्ट्राइक का भी हक वर्कर्स के पास नहीं था, और स्किल्ड जॉब आमतौर पे इन्हें दिए ही नहीं जाते थे। स्किल्ड जॉब पे बैन लगाने की वजह से ब्लैक के लिए कोई इंसेंटिव नहीं था कि वो खुद को एजुकेट कर सकें, जिसकी वजह से वो केवल लो पेड जॉब के लिए ही सूटेबल थे, और वो उन्हें केवल वही मिलता था। इसके बदले में इससे वो किसी भी तरीके का सरप्लस इनकम कमा नहीं पाते थे, किसी भी तरीके से खुद का गुजर बसर करते थे, और इसकी वजह से इनकी जो सोशल मोबिलिटी थी वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई। यानी वो ब्लैक अफ्रीकन जो जिनका स्टेटस काफ़ी कम था वो कभी भी खुद को बड़ा नहीं कर सकते थे, गरीब से अमीर नहीं हो सकते थे। ऊपर से भी इस चीज़ के ऊपर प्रेशर डाला जाता था, कोशिश की जाती थी कि ब्लैक पॉवर्टी लाइन के नीचे ही ज़िंदगी को जिए, ताकि जो डच सेटलर है वो उन पे कंट्रोल कर सके, क्योंकि जब लोग गरीब होंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे, स्किल जॉब उनके पास नहीं होगा, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, तो उन पे कंट्रोल करना आसान होगा। जब लोग एजुकेट हो जाएंगे तो वो आवाज़ उठाएंगे, अवेयर होंगे, विरोध करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, और इसकी वजह से डच कोलोनाइजर के लिए, डच सेटलर के लिए उन पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने कुछ इस तरीके से देखा कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक अफ्रीकन का कंडीशन किस तरीके से था 1948 से पहले।